नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। जैसे कि हमने चक्रवातों को अवस्थिति के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा था, जिसमें पहला हमने पढ़ा था कि ऐसे चक्रवात जो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर पैदा होते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। लेकिन ऐसे चक्रवात जो उष्ण कटिबंध के अंदर पैदा होते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंध के अंदर पैदा होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण कटिबंध के अंदर पैदा होते हैं। अब है कि इनकी उत्पत्ति होती कहाँ है। जो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनकी उत्पत्ति 5 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश यानी दोनों गोलार्धों के अंदर 5 से लेकर 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि 5 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच ही इनकी उत्पत्ति क्यों होती है। जो 0 से 5 डिग्री के बीच का क्षेत्र है यहाँ उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती, या यहाँ किसी भी चक्रवात की उत्पत्ति क्यों नहीं होती। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कोरियोलिस बल हमने पीछे इस क्षेत्र के अंदर, कौन से क्षेत्र के अंदर, जहाँ हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तरी भाग और 5 डिग्री दक्षिण के अंदर क्या है, जो आपका कोरियोलिस बल है वो बहुत कम है, या कोरियोलिस बल का प्रभाव सबसे कम पाया जाता है भूमध्य रेखा पर और सबसे अधिक पाया जाता है ध्रुवों पर। यानी यहाँ कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होता है, अत्यंत क्षीण होता है। और जब कोरियोलिस बल का प्रभाव अत्यंत क्षीण होता है तो जो पवनें हैं वो चक्राकार रूप नहीं ले पाती, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री का जो क्षेत्र है वहाँ कोई भी चक्रवात नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर आपकी जो पवनें हैं वो कोरियोलिस बल कम होने के कारण चक्राकार रूप नहीं ले पाएगी और वहाँ किसी भी चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होगी। तो उत्पत्ति होती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की 5 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। उत्पत्ति होती कहाँ है? इसकी उत्पत्ति महासागरों का जो पश्चिमी भाग है वहाँ होती है। कौन से भागों के अंदर? महासागरों के पश्चिमी भाग पर होती है। और कौन सी ऋतु के अंदर होती है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर। अब यहाँ ये चीज़ क्लियर करनी है कि ग्रीष्म ऋतु में क्यों होती है या पश्चिमी भागों पर ही क्यों होती है। हमने यहाँ पढ़ा था कि जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है यहाँ सूर्य की किरणें लगभग सारा साल सीधी पड़ती है, ज़्यादा टेढ़ी नहीं पड़ती। कौन से क्षेत्र के अंदर? उष्ण कटिबंध के अंदर। और जहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा सीधी पड़ेगी उस क्षेत्र के अंदर सहवन की प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी? सहवन की प्रोसेस। और सहवन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, आपकी वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब क्या होता है भूमध्य रेखा के ऊपर या भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है तो वहाँ की वायु गर्म होकर क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? सहवन। तो इस कटिबंध के अंदर, कौन सी कटिबंध के अंदर? उष्ण कटिबंध के अंदर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो कौन सी प्रोसेस होगी? सहवन की प्रोसेस होगी। लेकिन यहाँ आपको पता होगा कि जो महासागरों के जो पश्चिमी भाग है, महासागरों के पश्चिमी भाग के ऊपर क्या है? गर्म जल धाराएं बहती है। कौन सी जल धाराएं? गर्म जल की धाराएं बहती है। कौन से भाग के अंदर? महासागरों के पश्चिमी भाग पर। अब गर्म जल धाराएं जब बहती है इसका मतलब ये है कि महासागरों का जो पश्चिमी भाग है उसका तापमान ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कौन सी ऋतु के अंदर? ग्रीष्म ऋतु में। जब क्या होता है वहाँ गर्म जल धाराएं बहती है तो यहाँ क्या होगा, महासागरों का जो पश्चिमी भाग है वहाँ का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि सहवन के दौरान जो वायु ऊपर उठ रही है वो क्या कर लेती है, इन महासागरों से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, नमी ग्रहण कर लेती है। और नमी ग्रहण करने के बाद ही क्या होती है? वर्षा होती है। और इसी सहवन की प्रोसेस के फलस्वरूप, जो सहवन की प्रोसेस कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर होती है। इसी प्रोसेस के फलस्वरूप क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति
होती है। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कौन सी प्रोसेस के फलस्वरूप होती है? सहवन की प्रोसेस के फलस्वरूप। जब क्या होती है, वायु गर्म होती है, गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो महासागरों का जो पश्चिमी भाग है, क्योंकि वहाँ क्या है, गर्म जलधाराएं बह रही है, तो वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होने से वायु गर्म होगी और वो आर्द्रता ग्रहण कर लेगी, इसलिए वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा वर्षा भी करती है। तो ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती कहाँ है। आगे है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आकार व विस्तार। इनका आकार क्या पाया जाता है? वृत्ताकार। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उनका आकार क्या पाया जाता है? वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार इनका आकार पाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि चक्रवात का जो केंद्र है उसके अंदर तापमान ज़्यादा पाया जाएगा और वायुदाब क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। इसके विपरीत परिधि के अंदर तापमान कम और वायुदाब क्या पाया जाएगा? ज़्यादा पाया जाएगा। इसलिए बाहरी भाग से जो आपकी वायु है वो चक्कर लगाती हुई केंद्रीय भाग की ओर चलेगी, लेकिन इसका जो केंद्रीय भाग है और जो परिधि का जो क्षेत्र है इसके अंदर वो लगभग 60 MB पाया जाता है। यानी यहाँ जो वायुदाब है वो होता है 960 MB और यहाँ जो वायुदाब है वो होता है 1020 MB। यानी जो वायुदाब का अंतर है केंद्र और परिधि के बीच वो लगभग कितना होता है? 60 MB का होता है। उसके बाद इनका व्यास लगभग कितना है? 100 से लेकर 700 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। लेकिन कई बार इनका आकार बहुत छोटा होता है और इनका व्यास लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी पाया जाता है। उसके बाद इनकी ऊंचाई, यानी वायुमंडल के अंदर उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनकी ऊंचाई कितनी मिलेगी आपको? लगभग 10 से लेकर 15 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। अब है पवनों का वेग क्या होगा। पवनों का जो वेग है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। कितना रहेगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो है कि इनका मार्ग कौन सा है, कहाँ से कहाँ ये चलेंगे। तो इनका जो मार्ग है वो क्या है? 15 डिग्री तक, 15 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये क्या है? पछुआ पवनों के प्रभाव से, कौन सी पवने? पूर्वा पवनों के प्रभाव से। कौन सी पवने? पूर्वा पवने यानी हमने पढ़ा था दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवने और उत्तर पूर्वी जो सन्मार्गी पवने हैं जिनको हम पूर्वा पवने कहते हैं, उनके साथ यानी पूर्वा पवनों के साथ ये क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। लेकिन 15 से 30 डिग्री के बीच, 15 से 30 डिग्री के बीच इनके अंदर पवनों की जो दिशा है वो अनिश्चित रहती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि लगभग 15 डिग्री, 0 से 15 डिग्री के बीच ये क्या करते हैं? पूर्वा पवनों के प्रभाव में क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम 15 डिग्री से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि कोरियोलिस बल बढ़ता जाएगा, तो ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर जैसे ही पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं, इनकी जो दिशा है वो क्या हो जाती है? पछुआ हो जाती है और फिर क्या हो जाती है? चक्रवात खत्म हो जाती है। यानी 15 डिग्री के आसपास, 15 डिग्री तक तो इनकी जो दिशा है वो रहेगी पूर्व से पश्चिम, लेकिन 15 डिग्री से आगे जैसे हम जाएंगे 30 डिग्री के बीच इनकी जो दिशा है वो क्या हो जाती है? अनिश्चित हो जाती है। और बाद में एक ऐसा टाइम आता है कि ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर इनकी जो दिशा है वो क्या हो जाती है? पश्चिम से पूर्व हो जाती है और फिर ये चक्रवात क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, चक्रवात की चक्षु। चक्रवात चक्षु किसको कहा जाता है? तो जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसके अंदर क्या पाया जाता है? जो केंद्रीय भाग है जिसका व्यास लगभग कितना होता है? 24 किलोमीटर के आसपास होता है। ये 24 किलोमीटर व्यास वाला क्षेत्र ये बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्या होता है? बहुत ही शांत क्षेत्र होता है। इसको क्या कहा जाता है? चक्रवात की चक्षु कहा जाता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ कई बार पेपर के अंदर पूछ ली जाती है कि चक्रवात की चक्षु, इसका संबंध कौन से चक्रवात से है? तो इसका संबंध है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंदर चक्षु का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो वातागर हमने पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंदर वातागर का निर्माण नहीं होता, वातागर नहीं बनते उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंदर, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उसके अंदर क्या है? वातागर बनते हैं। उसके बाद है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम क्या क्या होंगे। क्षेत्र के अकॉर्डिंग इनके नाम भी अलग अलग है। जैसे जो कैरिबियन सागर है, कौन सा सागर? कैरिबियन सागर, जो वेस्ट इंडीज का जो क्षेत्र है, कैरिबियन सागर के ऊपर इनको क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? हरिकेन कहा जाएगा।
इसके अलावा फिलीपींस के अंदर इनको बागियो कहा जाता है। फिलीपींस के अंदर क्या कहा जाएगा? बागियो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको विली विलीज कहा जाएगा। चीन और जापान इस क्षेत्र के अंदर इनको टाइफून कहा जाता है। और भारत के अंदर या हिंद महासागर के अंदर इनको क्या कहा जाता है? साइक्लोन या चक्रवात ही कहा जाता है। दोबारा से बता देता हूं कि कैरिबियन सागर का जो क्षेत्र है वहां उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। फिलीपींस के अंदर बागियो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको विलीज कहा जाता है। चीन और जापान का जो क्षेत्र है वहां इनको टाइफून भी कहा जाता है। और जापान के अंदर इनको ताइफू भी कहा जाता है। एक नाम और है, कौन सा? ताइफू भी कहा जाता है। और भारत का जो क्षेत्र है, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, वहां इनको क्या नाम दिया जाता है? चक्रवात। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते क्या हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और इनका आकार, इनका विस्तार, पवनों की दिशा और इनका प्रभाव क्षेत्र कितना है। धन्यवाद।